बड़े स्तर की ये ठगी है, मारपीट है, यौन उत्पीड़न है, तमाम कुछ इसमें शामिल है, रेप है, हर कुछ है। वो लोग रूम पे कोई भी मतलब रूम में डायरेक्टली घुस जाता था गर्ल्स के भी लोग इसलिए डरता था कि वो लोग साथ में गन लेके घूमता था। लेकिन मुजफ्फरपुर में जब इस लड़की ने एफआईआर किया है, मुकदमा किया है, उसके बाद अहियापुर थाने को जवाबदेही दे दी गई है और एक अहियापुर थाने के व्यक्ति को, एक सब इंस्पेक्टर को आईओ बना दिया गया है और वो महज इसको एक लड़की के साथ हुआ मामला और प्रेम प्रसंग का मामला बनाकर मामले को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। बट आप मेरे साथ 2 से 3 बार ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में आया। जब ये कंप्लेन हम मनीष सिन्हा से किए जो कंपनी के मालिक था, तो वो आया और डायरेक्टली आके मुझे मतलब बैठ के बाद 2-3 घंटा बात किया। उसके बाद बोला कि तुम लोग का कास्ट एक ही है, शादी मतलब वो शादी का वहाँ पे झांसा दिया। उसके बाद वो तिलक को सपोर्ट किया। डीबीआर कंपनी जो पूरे बिहार में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, उस कंपनी के नाम पे, नाम तो वो कंपनी है लेकिन जो दवा बेचने के नाम पे कंपनी बनाई गई है, लेकिन वो दवा बेचने का काम वहाँ नहीं होता है। वो कुल मिलाकर के गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो 18 साल, 19 साल, 20 साल उम्र के लड़के लड़कियां, इन लड़के लड़कियों को विभिन्न तरीके से झांसा देकर, बहलाकर नौकरी के नाम पर वो कंपनी बुलाती है। शुरुआत में हॉस्टल के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे इन बच्चों से 20,000 रुपया, 20,500 रुपया, कुछ से ज़्यादा पैसा जो है वो लिया जाता है और लेने के बाद ये कहा जाता है कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिन की। 15 दिन ट्रेनिंग के नाम पे रखा जाता है। ट्रेनिंग क्या होता है आप इन लोगों से खुद ही सुन लीजिएगा। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है इन बच्चों के टॉर्चर का। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लड़कियां जुड़ रही हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं जो इस ठगी के शिकार हुए हैं। एक नौजवान यहाँ गोरखपुर से हैं जिनके साथ ठगी हुई है। लड़कियां जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो नौकरी की उम्मीद में मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लड़कियां जो नौकरी की उम्मीद में उनके ठगी का शिकार बनती हैं, वहाँ पहुँचती हैं। उनमें से कई सारी लड़कियों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न हुआ है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन लड़कियों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ उनके साथ मारपीट हुई है और कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो वहाँ 1 महीना 1.5 महीना रहने के बाद किसी तरह से निकल कर भाग के चली आई हैं। बंधक बना के एक तरीके से इन तमाम लड़के लड़कियों ये संस्थान रखते हैं। और ये मामला जब सामने आया, एक बहादुर लड़की ने मुकदमा किया, तब जाकर ये मामला सामने आया है। लेकिन ये 2 सप्ताह से अधिक का, वैसे मुकदमा तो उसने फरवरी में किया है 2024 में, लेकिन पुलिस बिल्कुल चुप बनी रही। और ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इतने बड़े स्तर की ये ठगी है, मारपीट है, यौन उत्पीड़न है, तमाम कुछ इसमें शामिल है, रेप है, हर कुछ है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जब इस लड़की ने एफआईआर किया है, मुकदमा किया है, उसके बाद अहियापुर थाने को जवाबदेही दे दी गई है और एक अहियापुर थाने के व्यक्ति को, एक सब इंस्पेक्टर को आईओ बना दिया गया है और वो महज इसको एक लड़की के साथ हुआ मामला और प्रेम प्रसंग का मामला बनाकर मामले को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई। जबकि लड़कियां बार बार अपना बात कहना चाह रही हैं, पुलिस पूरी तरह से इस पर चुप्पी साधे हुए है। बड़ी संख्या में बच्चे ठगी के शिकार हुए हैं और ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं है, ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, रक्सौल, सिवान, चंपारण, गोपालगंज, बिहार के कई जिले हैं जहाँ के बच्चे, मैंने नौजवान कह लीजिए, लड़के लड़कियां 18, 19, 20 साल के ये नौजवान इस ठगी के शिकार बने हैं, इस उत्पीड़न के शिकार बने हैं। और ये जो अपराधी हैं जो इस डीबीआर के नाम पे इस संस्था को चला रहे हैं, उनका भी इन तमाम जगहों पर नेटवर्क है। लेकिन आश्चर्यजनक है
कि ये पूरे राज्य का मामला होते हुए भी बिहार की सरकार चुप्पी साधे हुए है। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने इन लड़कियों की सुधि लेने की कोशिश नहीं की। न ही इसका राज्य स्तर पर अब तक कोई एसआईटी बना के जांच शुरू हुआ है। जिला स्तर पर भी कुछ नहीं हो रहा है, बस एक अहियापुर थाने में मामला चल रहा है। तो आज हम चाहेंगे कि आप इन लड़कियों से ही बातें सुने और बिहार की सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, इन लड़कियों को न्याय मिले, नौजवानों को न्याय मिले और हजारों की संख्या में ऐसे लड़के लड़कियां जिनसे 20,000 25,000 की ठगी की गई है, जो गरीब परिवार के लड़के हैं लड़कियां हैं, 20,000 रुपया उनके लिए जुटाना बहुत कठिन रहा है। कई ने बताया कि कान की बाली बेच करके हम यहाँ आए कि कम से कम नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद तो सब कुछ कर लेंगे। एक लड़की ने बताया कि उसने कर्ज लेकर के 20,000 रुपया वहां दिया था और अब उसका सूद चुकाने में ही वो लगे हुए हैं, और वो भी वहां बंधक बनाकर रख ली गई थी। किसी तरह से वो वहां से भाग करके निकल के आई। तो इस तरीके से वहां कह लीजिए तो ऐसे लड़के लड़कियों को एक तरह से ये बंधक बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम और लड़के लड़कियों को लेकर के आओ। 50-60 टारगेट उनको दिया जाता है कि जिस तरह से तुमने 20,000 रुपया जमा किया है, इस तरीके से दूसरे और लोगों को पकड़ के ले आओ, उनको इसमें शामिल करो। और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम अपना जितना ज़्यादा फेक आईडी बना सकती हो, इंस्टा पर, फेसबुक पे, तमाम जगह पर अपना आईडी बनाओ और उसके जरिए बातचीत करो, उसके जरिए और लोगों को फंसा करके यहाँ पर लेकर आओ। ये काम जो लड़कियां नहीं करती हैं, उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ तमाम तरह के उत्पीड़न होते हैं और यौन उत्पीड़न तक की घटनाएं वहां पर होती है। मतलब इस मामलों को लेकर के महिला अगवा या फिर महिला संगठन क्या 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 आपवा ने तो सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच की है और लड़कियां आज सामने हैं, और हमारी पहली मांग है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए तत्काल बिहार के स्तर पे बिहार सरकार को न्यायिक जांच करवानी चाहिए और एक एसआईटी बना करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। और सबसे पहले जो मेन अक्यूज्ड है इस केस में, मनीष सिन्हा, जो डीवीआर का अपने को सीईओ कहता है, मालिक है, जो भी है, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम दबाव के बाद कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मेन अक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो मनीष सिन्हा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जिन लड़कियों के साथ उत्पीड़न हुआ है उनको न्याय मिले, और जिन तमाम लोगों का पैसा, गरीब परिवार के सारे लड़के लड़कियां हैं, हजारों की संख्या में है ऐसे लोग, उनका पैसा उनको वापस मिले और उनका जो पूरा साल बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद हुआ है, उसका मुआवजा मिले। मैडम आप वहाँ पे गई थी तो आपको क्या लगता है, जैसे के भरोसा जा रहा है कि 400-500 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है, आप वहाँ पे गई थी, ग्राउंड पे गई थी, आपको क्या क्या लगा इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, यौन उत्पीड़न तो कई लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि मेरे पास अभी वो फैक्ट नहीं। लेकिन बातें ये हैं, जो लड़कियां वहां पर रही हैं उन पर ये दबाव बनता रहा, इसलिए ये बहुत सारी लड़कियां होंगी। अगर थोड़ा सा इस पर जांच शुरू हो तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आने लगेगी कि कितनी लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। तो एक तो ये है कि जांच हो तो ये यौन उत्पीड़न का मामला भी सामने आएगा, जांच शुरू हो तो जितने लड़के लड़कियों को वहां एक तरह से बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट होती रही है कि तुम अपनी तरह से और दूसरे लोगों को लेकर के आओ, वो सारे मामले सामने आएंगे, कितने लोगों के साथ ठगी हुई है और ये पैसा जाता कहाँ है। क्योंकि ये जो मनीष सिन्हा है और उसके तमाम जो लोग हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, धमकाते रहे, लगातार इन लड़कियों को धमकियां मिल रही हैं कि केस वापस ले लो। जो लड़की बयान देने गई है, गवाही देने गई है, उसके घर पे अपराधी पहुंच करके धमकियां दे रहे हैं कि केस वापस ले लो, बोलना बंद करो, नहीं तो भाई को मार देंगे, परिवार खत्म कर देंगे, या बहुत सारा पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। और पुलिस इस मामले में बिल्कुल निष्क्रिय बनी हुई है, इतने दिन तक जांच नहीं किया गया। जो घटना स्थल है मुजफ्फरपुर का, जो डीवीआर ऑफिस है, उस ऑफिस को सील नहीं किया गया, ऑफिस तक सील नहीं किया गया उसको।
पुलिस खुलेआम छोड़े हुए है। जो मुख्य पीड़िता है उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है, आज तक उसका मोबाइल वापस नहीं किया गया है। उसने कहा कि कम से कम नंबर दे दीजिए ताकि हम बाकी लोगों से संपर्क कर सके, उसको वो नंबर नहीं। तो पुलिस के पास जब सारा तथ्य दे दिया गया है, पीड़िता ने दिया है, एक पीड़िता कम से कम आगे बढ़ी है, और अगर इसमें थोड़ी सी भी पॉजिटिव अप्रोच बिहार की सरकार ली होती तो आज सैकड़ों लड़के लड़कियां सामने आए बोलने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के मामले को दबाने में ही बिहार की सरकार, बिहार का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि हम तुरंत ही बिहार के डीजीपी से मिले, बिहार के होम सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री अगर समय दें, हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से मिले, इन लड़कियों को न्याय मिले। और इसके लिए हम समाज से भी आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि आज बिहार में जिस तरीके से ये हो रहा है, एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड सामने आया था, लंबी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़ी, फिर प्रेस जब सामने आया तब जाकर के ही न्याय मिली आज के जेल में। ये मामला जो इसमें कई पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने बार बार कहा कि यौन उत्पीड़न का भी मामला है, पैसे की ठगी का बहुत बड़े स्तर पर इसमें है, नौजवानों से पैसा ठगा गया है, बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई है, कई तरह के उत्पीड़न एक साथ शामिल है, अलग अलग का अलग। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? पीछे एक से बोलवा दें। माइक तो इधर ये बताइए किस तरह से इस कंपनी के घर से ये आई, क्या करती थी और किस तरह से आप इस कंपनी में फंसे? पढ़ाई करते थे। कहाँ की रहने वाली है, क्या करती थी और कैसे इस झांसे में फंसे? फिर उस टाइम हम कहाँ ग्रेजुएशन की रहने वाली है जमतपुर अच्छा ठीक है, नहीं बताइए। जगह कहाँ? आप अपना आइडेंटिफाई नहीं किया। घटना के बारे में बताइए, घटना के बारे में। मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में पढ़ाई करती थी। उस टाइम मेरे फेसबुक आईडी पे मिस्टर तिलक प्रताप सिंह का रिक्वेस्ट आया था, उसको हम एक्सेप्ट किए। कुछ दिन तक मैसेज आया, मैसेज को हम इग्नोर करते रहे, फिर मैसेज को सीन किए तो उसमें नॉर्मली हाल चाल बात हुआ। फिर वो पूछे क्या करती हो क्या नहीं करती हो, तो हम मतलब बताया कि पढ़ाई कर रहे हैं। उस टाइम हम कंपटीशन तैयारी भी कर रहे थे, हम सारी चीज बताए तो वो बोले गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है, जो कि मेडिसिन लाइन का है, ये बताया गया था, और सेमी गवर्नमेंट है, और रहने के लिए भी अच्छा खासा है, हॉस्टल मिलता है लेडीज गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ है। पार्ट टाइम में आप पढ़ भी सकती हैं, क्योंकि ऑफिस 5 से 6 घंटा ही चलता है, और यहाँ मेस से खाना बन के आता है, तो पूरा टाइम कैसे बनवाना है या उसको कैसे बुलाना है, फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है, फेसबुक आईडी से बुलाना है, यही सब सिखाया जाता था। 2 सीट सैलरी नहीं आया, तो फिर सैलरी का मांग किए, तो कंपनी का जो मालिक है मनीष सिन्हा, वो डायरेक्टली आया तिलक सिंह के साथ और बैठ के यही बताया 50 से 52 लोगों को बुलाओ, 50 से 52 लोगों को बुलाने के बाद तुम ऑफिस की शेयर होल्डर बन जाओगे, उसके बाद सैलरी तुम्हारा 50,000 मिलेगा। जब हम बोले कि हमें बुलाने नहीं आएगा, तो वो बोला कि ट्रेनिंग क्लास में तुम लोग क्या सीखते हो, वही तो सिखाया जाता है। उसके बाद वो लोग फोन में जितना कांटेक्ट नंबर था सारे नंबर को वो लोग लिया और उसी में से लोगों को बुलवाने लगा लोग। फिर हम अपने भाई को बुलाए और दोनों आदमी मिल के हम लोग ये काम करना स्टार्ट किया, और मुझे तब तक नहीं पता था कि ये फ्रॉडिंग कंपनी, थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे जो भी रूम में लड़का लड़की रहता था कोई किसी से बात नहीं करने देता था। अगर फैमिली मेंबर का भी कॉल आ रहा है तो आपको स्पीकर ऑन करके बात करना है, उन लोगों के सामने फोन ले लेता था लोग। फिर उसके बाद हम काम करना स्टार्ट किए। उसी बीच उन लोगों का नॉर्मली सा बात था कि वो लोग रूम पे कोई भी पे डायरेक्टली घुस जाता था, गर्ल्स के भी रूम में कोई सोया है बैठा है किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद तिलक प्रताप मेरे साथ 2 से 3 बार जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में आया। जब ये कंप्लेन हम मनीष सिन्हा से किए, जो कंपनी के मालिक था, तो वो आया और डायरेक्टली आके मुझे मतलब बैठ के बाद 2-3 घंटा बात किया। उसके बाद बोला कि तुम लोग का कास्ट एक ही है, शादी मतलब वो शादी का वहां पे झांसा दिया। उसके बाद वो तिलक को सपोर्ट किया, वहां मेरा बात वो इग्नोर किया और तिलक को सपोर्ट किया। ऐसे तिलक हमेशा आते गया रूम पे, और अगर बीच में ही वो
मतलब फोन नहीं करने पे अप्रोचिंग, उसको अप्रोचिंग वो लोग बोलता था, नहीं करने पे मारपीट होता था, जो कि मारपीट का वीडियो सब लोग देख रखा है। रूम बंद करके 5-6 लोग मिल के मारता था, उसमें कोई यति नहीं था। उसके बाद तिलक का ये पर डे का हो गया, रूम पे आना जाना, एक दिन बीच करके हमेशा वो आता था। उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद वो मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था, हॉस्पिटल वो नहीं ले गया, वो मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था। किस तबके के लोग वहाँ पे आते थे? जैसे मैं वो कंपनी के, जैसे मैं उस बोलता था लोग कि ये सीनियर पर्सन है, उस टाइप के वो लोग वहां पे आते थे, जो कि कानून लेकर सब चीज रहता था लोग। मतलब उन लोगों का डर रहता था, जो भी रूम पे लोग रहता था उन लोग डरता था उन लोगों से, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान था वो लोग। वो क्या अफसर आते थे, नेता आते थे, किस तरह के लोग? नहीं, अफसर नेता के साथ उन लोगों का तो अक्सर फोटो रहता था, और वो लोग फोटो ही दिखाता था और बोलता था लोग कि अगर कहीं से भी कोई कुछ कंप्लेन करेगा तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग पावरफुल इंसान है। लोग इस वो लोग साथ में गन लेके घूमता था। अच्छा, आप लोग पैसा किससे उगाही करते थे? जैसे फेक कॉल करती थी या फ्रॉड कॉल करती थी, तो पैसे कैसे निकलवाती थी? जैसे में सर कांटेक्ट में जितना नंबर है सारे नंबर पे वो लोग कॉल करवाता था। अगर उसमें से कोई नहीं आया तो वो लोग फेसबुक आईडी से कॉल करवाएगा, इंस्टा से कॉल करवाएगा, या वो किसी चीज से भी कॉल करवा कॉल सकता। करने के बाद आप क्या बोलती थी, कैसे पैसा देते थे? जैसे मुझे बुलाया गया, अच्छा, नौकरी के नाम से। नौकरी के नाम पे ही वहाँ पे बुलाया जाता था। लेकिन वो तो दवा कंपनी थी। आपके आपके माध्यम से कोई लड़की आई थी? जी, मेरे माध्यम से लड़का लड़की बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप लोग कहीं बाहर भी लेके जाते थे लोग? नहीं सर, वहाँ बाहर कोई नहीं जाता था। वो हाँ, यहाँ तक है कि वहाँ रूम में भी जो लोग रहता था, रूम में एक रूम में 10 से 12 लड़कियां सोती थी, लेकिन एक दूसरे से कोई इतना डर रहता था कि कोई बात नहीं करती थी। अपने आप में? अपने आप में कोई बात नहीं। और आप लोग को पर्सनल मोबाइल वगैरह था, कॉलिंग के कुछ? सबके पास मतलब अपने घर से सब लोग फोन लेके गया था, लेकिन वहाँ क्या होता था कि फोन जमा हो जाता था, यानी वो लोग फोन ले लेता था, वो लोग कभी किसी को कोई कॉल करने ही नहीं देता था। अपने जानने वाले को कहीं फोन नहीं कर पाते थे? नहीं, जानने वाले के पास उसी टाइम फोन होता था, जैसे में वो लोग स्पीकर ऑन करके बात करवाए बुलाने के लिए। सामने हाँ, सामने ही बात। पुलिस का कहना है कि आपका लव अफेयर था, जिसके कारण आप फिजिकल हुई, अन्य लड़कियों के साथ इस तरह की कोई वारदात हुई? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी डीबीआर में लड़कियां हैं, एक बार उन लोगों का कोई मेडिकल तो करवा के देखे, फिर पता चलेगा कि ये मेरा पर्सनल मैटर था, लव मैटर था, या क्या चीज था। तो पुलिस दबा रही है? जी सर, ये बिल्कुल पुलिस दबा रही है, क्योंकि उसमें हम सारे चीज केस में लिखे हुए हैं और सारे चीज का हम प्रूफ भी दिए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा लव अफेयर था, उससे मेरा कोई लव अफेयर नहीं था। मैं यही बोलूंगी कि जो भी डीबीआर में लड़कियां है ना, जो डीबीआर में आज कमा रही है 1 लाख रुपया कमा रही है, एक बार उन लोगों का कोई मेडिकल तो करवा के देखे, या डीबीआर में जितने भी सीनियर घूम रहा है आजकल, उन लोगों का कोई एक बार मेडिकल तो करवा के देखे। आपने बोला कि आपका 3 बार एबॉर्शन हुआ, जी। राइट? तो पहली बार जब एबॉर्शन हुआ तब भी आप पुलिस का सलाह ले नहीं सकते सर, मैं पुलिस से इसलिए नहीं ली कि वो लोग रूम से बाहर तक नहीं निकलने देता था। वहां पे डर इतना रहता था कि रूम से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। और यहाँ तक कि मेरा भाई भी था, फिर भी हम भाई से कुछ नहीं बोल पाए। मुझे लगा कि हम भाई से बोलेंगे तो ये चीज भाई से या फैमिली से बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बहुत कुछ मेरे साथ हो गया और हम सहते गए। मुझे लगा आगे चल के निकलेंगे, आगे चल के इस दलदल से निकलेंगे, और ऐसे करते करते पूरे दलदल में फंसे। कब निकल पाई इस दलदल से? 2023 के अक्टूबर में। कैसे हिम्मत हुई? सर, रूम पे कोई नहीं था और मुझे पूरा पता चल चुका था कि ये जो कंपनी है फ्रॉड है, इसमें कोई काम नहीं होता है, इसमें बस लोगों को बुलाना है, लोगों के साथ शोषण होता है, बुलाना। और ये चीज तो अलग बात है सर, उसमें सबके साथ शोषण होता है। भले कोई लड़कियां सामने नहीं आती आज अपनी इज्जत को लेके, क्योंकि सबके पास मतलब लोग सोचती है कि अनमैरिड है, बाहर गए, मीडियाबाजी हुआ, तो ये सब सोच के कोई सामने नहीं आती है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आज के डेट में जितने भी उस डीबीआर में लड़का या लड़कियां काम कर रहे हैं, जितने भी सीनियर पर्सन है, मैं जूनियर का नहीं बोलूंगी, जितना भी सीनियर है, एक बार उन लोगों का मेडिकल तो कोई करवा के देखे। ये बेसिकली ये कंपनी दवा की थी। सर, दवा के नाम पे ये फ्रॉड है, उसमें का कोई दवा किसी भी काम का नहीं रहता है। अब आप क्या चाहते हैं? प्रोडक्शन, दवा का प्रोडक्शन होता है? सर, दवा वहाँ पे बना के रखा गया है, दवा आपको दिखाया जाता है, लेकिन वो दवा किसी काम का नहीं रहता है। किस चीज की दवा? सर, वो लोग बोलता है आयुर्वेद का है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेद का दवा है, क्योंकि आयुर्वेद का आदमी दवा देखा हुआ है, वो आयुर्वेद का दवा नहीं रहता है। अभी आपकी डिमांड क्या होगा प्रशासन से और बिहार सरकार? सर, मैं यही डिमांड करूंगी, इसका जो भी मेन है यानी मनीष सिन्हा जो है, उसको सर सबसे पहले गिरफ्तारी किया जाए और ये कंपनी बंद किया जाए, क्योंकि मनीष सिन्हा ही बाहर है तो ये समझिए सारे लोग बाहर है। और आज सर इतने ये लोग गर्व से घूम रहा है बाहर, यहाँ तक कि जो भी केस में जो सहयोग लोग कर रहा है, जो भी गवाह है, उसके घर पे जाके सर डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है। जिसने आपके साथ रिलेशन बनाया? उसका सर गिरफ्तारी हो चुका है। आपको भी धमकी अभी आ रही है? सर, मेरे घर मेरे मार्केट में पर डे वहाँ का लोग पहुंच रहा है, और यहाँ तक कि 50 लाख रुपया का ऑफर भी दिया गया है कि आप पैसा लेके केस को कंप्रोमाइज कर लो। और जब पैसा हम लोग नहीं एक्सेप्ट किए तो सीधे मेरी फैमिली को, यानी पापा दिल्ली रहते हैं, वहाँ उनको मारने का धमकी मिला।
मेरे भाई को मारने का धमकी मिला, मुझे मारने का धमकी मिला, और बोला, यहाँ तक बोला गया है कि 5 से 6 जगह से तुम पे केस करेंगे। अगर तुम केस कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो उल्टा भी 5 से 6 जगह से तुम पे केस करेंगे, और सब जगह से अलग अलग केस करेंगे। इतने प्रकार की धमकियां मिल रही है। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा काम है, नौकरी है। यहाँ पे आओगे तो काम भी कर लोगी, पढ़ाई भी कर लोगी, दोनों चीज़ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जहाँ यहाँ तो सिर्फ घर पे पढ़ाई भी खाली कर रहे हैं, और वहाँ पे जाएंगे तो जॉब और पढ़ाई दोनों साथ ही साथ हो जाएगा। तो इसको वजह से सर कॉल गया मेरे पास, बातचीत हुआ, 5-6 दिन के बाद अपने मौसी से कर्ज लेकर 20,500 रुपया और डायरेक्टली हाजीपुर गए। हाजीपुर जाने के बाद मुझे सबसे पहले इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होते समय शाम के साइकोलॉजी क्लास चला। एक दिन रूम पे रखने के बाद उसके बाद ट्रेनिंग क्लास पे मुझे भेजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग क्लास चलता है 6 से 9 बजे 8 बजे के बीच में चलता है, 2 से 3 2.5 घंटा चलता है। उससे मतलब यही सिखाया जाता था कि एक दूसरे से कैसे बात करना है, फ्रेंडिंग कॉल कैसे करना है, एक दूसरे को कैसे बुलाना है नौकरी के नाम पे, और यही बताया गया। तो उसके बाद 15 से 20 दिन तक हम ट्रेनिंग क्लास पूरा फाइनली ले चुके थे। उसके बाद फिर पूछे कि इसमें होता क्या है, आप लोग मुझे अच्छे से बता। तो यही उसमें बताया गया कि इसमें ट्रेनिंग क्लास में यही बताया जाता है कि मतलब एक दूसरे को बुलाओ। तो तुम्हें समझ में नहीं आया तो शाम के शाम होता था जो वो लोग मोबाइल लेकर और डायरी पेन के साथ छत पे या कहीं अलग जगह पे बैठा के किसी से मोबाइल में जितना नंबर होता था उसका सब लिस्ट बनवाता था लोग। लिस्ट बनवाते समय कॉल करवाता था लोग पास से बैठा के, और अपने रिलेशनशिप में कॉल कराएगा लो, या नहीं नंबर रहेगा तो मैसेंजर से या फेसबुक से जो भी से करवाएगा लो, और बैठा के कुछ बोले यहाँ पे नौकरी होता है, मिलता अच्छा जॉब है, और तुम पढ़ाई स्टडी कर रही हो तो यहाँ पे भी हो सकता है, और मंथली 15 से 20 हज़ार के मारपीट भी आपके साथ हुआ है? जी मंथली मिलता है 15 से 20 हज़ार, और तुम काम करोगी, अच्छा खासा सैलरी है, ऑफिस वगैरह के काम है। आपके साथ क्या घटना घटी? तो मेरे साथ सबसे पहले बुलाने का काम हुआ, तो उसमें हम नहीं बुला रहे थे। तो एक बार तो मारपीट हो तो उसका कोई वीडियो वगैरह नहीं है, और दूसरे बार जब बोला लोग कि बुलाना है यहाँ पे, तो हम बोले कि नहीं बुलाएंगे। तो बोले कि बुलाना पड़ेगा, हम बोले नहीं बुलाएंगे। तो इसको सब कमरे बंद करके 5 से 6 आदमी कमरे बंद करके बहुत पीटा गया कि तुम बुलाना है तो बुलाना है, यहाँ पे कोई मतलब ज़बरदस्ती मतलब किया लो मेरे से, ये जब बुलाने वाला काम है तो तुम बुलाओगे क्यों नहीं, यहाँ पे बैठ कर क्या करोगी, या इसके अलावा कोई काम ना है। तो फिर बुलाते समय हम 1-2 लड़के को बुलाए, फिर बोले कि नहीं बुलाएंगे। तो फिर धमकियाँ मिलते गया मुझे। तो 20 से 22 लोगों को बुला चुके थे, 20 से 22 लोगों को बुला चुके थे 20,500 हज़ार रुपये पे। उसके बाद में जब हम पूछे कि यहाँ पे ये बुलाते समय होता क्या है यहाँ पे, तो कह रहे कि बस बुलाने ही वाला सिर्फ काम है यहाँ पे। ऐसे होते गए सर, और त्यौहार भी होता था ना, तो घर पे जाने के लिए अगर कोशिश करते थे लोग घर पे जाए, त्यौहार मनाए, अच्छे से पर्व मनाए, फैमिली के साथ रहे, तो जाने नहीं देता था लोग, ज़बरदस्ती करता था कि नहीं जाना है। कमरे से वहाँ पे सर 2 साल रहे हैं। 2 साल जी 2 साल में एक बार जब घर नहीं 2 साल में घर जाती थी सर, अपने मर्जी से जाती थी, वो भी सीनियर पर्सन रूम पे नहीं रहता था तो चली जाती थी। फिर वापस क्यों आ जाते? वापस जाने की वजह यही है कि मैं कॉल करता था लो और बोलता था लो कि तुम अब यहाँ पे आओगे तो वही काम मिलेगा, वही काम मतलब आशा दिलाता था लो। अब मैं उसमें 20,500 रुपये जिसको हम फंसा दिए थे दे चुके थे, और मेरे थ्रू और सर लड़कियाँ गई थी, उनको छोड़ के आप कैसे आ सकती हैं। वो लोग सब कॉल करते हैं कि आपके भरोसे हम आए हैं, आपकी मर्जी से आए हैं, आप घर पे चली जाए, हमारा क्या होगा। तो मैं उन लोगों का घर से गर्जीवन से बात करके हम लोग बुलाए थे, तो उन 22-20 आदमी का कैसे रिस्क ले सकते आपके हैं। साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ? जी सर, मेरे साथ मारपीट बहुत हुआ। यौन उत्पीड़न भी हुआ? नहीं वो सब नहीं हुआ है सर, लेकिन मेरे साथ कोशिश किया था लो, लेकिन मारपीट ही हुआ है ज़्यादा और आपको लगता है कि वहाँ और जो लड़की उनके साथ किस तरह का आपत्तिजनक जी एक लड़की ये जिसके है, साथ आप पूछिएगा सर, वो सामने तो नहीं आ सकती है सर, लेकिन हाँ इसके थ्रू आएगी लोग। सामने नहीं आ सकती, मतलब किससे डरती है? सर ये बात है ना कि फैमिली किसका सपोर्ट नहीं करता है, फैमिली से बताएगी लो तो बोलेगा लो कि तुम्हें माना किए थे काम के लिए तो क्यों गई। और रही बात है कि हम अनमैरिड है तो शादी ब्याह है सर, जो छोटा फैमिली गरीब फैमिली का रहता है सर, तो इतना बड़ा कदम उठाने में सोचता है कोई भी है।
और ये जो दीदी अब साथ में उठी है तो इन लोग के साथ में हम लोग का भी थोड़ा हिम्मत बना है, जो हम लोग कुछ आगे जाएं, आगे बात करें, ताकि हम लोग के साथ और लड़कियों के साथ ना हो। के साथ साथ महिला थाना में भी इस लड़की ने 1 साल पहले केस किया, जिस व्यक्ति ने इसके साथ रिलेशन बनाया DVR का खिलाफ। तो महिला थाना ने उस लड़के को भी बुलाया, इसको भी बुलाया और इसको ही धमकी वमकी दे करके सर मैं यूपी से महाराजगंज जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं मुजफ्फरपुर में मुझे 2023 में बुलाया जाता है 5 अप्रैल को। उसके बाद से बुलाने के बाद मेरी ज्वाइनिंग की जाती है। ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे जब लगता है तो मैं 1 महीने बाद इन लोगों पे केस करता हूँ बिहार में, मुजफ्फरपुर ओपी थाना। वहाँ से केस होने के बाद मैं 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देता हूँ। जेल भेजवाने के बाद वहाँ पे मनीष सिन्हा मेरे घर पे पहुँचा था और मुझे प्रलोभन देने के बाद मैं जब नहीं माना इन सब विवादों को लेकर, मुझे जान से मारने का मतलब एकदम जान से मारने का एकदम तिथि कर दिया गया था। यूपी में भी लोग पहुँच गए थे, लगभग 20-25 लोग गाड़ी लेकर मेरे पास घर पे। और यहाँ तक हाई कोर्ट तक मैं यहाँ तक इसका बेल नहीं होने दिया था मनीष सिन्हा का। जब बेल नहीं होने दिया था मनीष सिन्हा का हाई कोर्ट तक, तो उसके बाद से वो लोग बिहार से मेरे घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो मुझे मारने के एकदम पूरा प्लानिंग में थे और लगभग 20 से 30 लोग पहुंचे थे वहाँ पे। और ऐसे पैसे का प्रलोभन देने के बाद मुझे जब फैमिली वाले को टॉर्चर किया गया, मेरे परिवार के लोग को टॉर्चर किया गया कि आप लोग केस नहीं उठाएंगे तो ये होगा वो होगा। फिर भी जब हमको जान से मारने की धमकी दिया तो मम्मी पापा और मेरे फैमिली वाले मुझे बिहार आने से बंद कर दिए, बिहार नहीं आने देते थे लोग। उसके बाद से जब इनका साथ मतलब इनका केस मुझे दिखा, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो इनका केस मिला, तो फिर मुझसे कांटेक्ट की कि ऐसी ऐसी बातें हैं तो आप भी आ जाइए। मैं अपने जान पे खेलकर यहाँ तक आया हूँ। कहाँ पे रहने वाले हैं? मैं यूपी के महाराजगंज जिला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से जो 30 आदमी गए थे आपके घर पे वो सब बिहारी थे? जी जी, मनीष सिन्हा खुद गया था मेरे पास, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ। आपने यूपी के नियरेस्ट थाना जो आपका थाना वहाँ किस सर जैसे मेरे बात समझे, वहाँ पे पहले जाने के बाद ये लोग पैसा पे बात किया, जो फोन जो मतलब धमकी मिला फोन पे मिला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने बोला कि मैं 500 लोगों को लेकर हाजीपुर गया था। जब हाजीपुर में पहुंचा तो मेरे पास फोन किया कि अगर तुम 500 लोग को लेकर हाजीपुर पहुंच रहे हो तो मैं 50,000 लोगों को लेकर हाजीपुर पहुंचे का क्षमता रखता हूँ। मुझे फोन पे धमकी दिया गया। आप कैसे फंसे इसमें? सर ऐसे ही व्हाट्सएप और गूगल मैम इसका प्रोसेसर जरूर होता है। जैसे आपने ज्वाइनिंग किया, अब आपके जो कांटेक्ट नंबर आएंगे उनसे ज्वाइनिंग होती थी जी। कांटेक्ट वाले बात सुनिए ना, जैसे कांटेक्ट वाले को फंसाना रहता है। उसके बाद से यूट्यूब मतलब जैसे कहीं विज्ञापन छोड़ते थे लोग, वीडियो छोड़ते लोग, तो कोई भी कमेंट करता है उसमें इन लोग का कमेंट जो अच्छा करता था उसको ही लोग उठाते थे, चैट करते थे, बात करते थे। फेसबुक से जितने भी सोशल मीडिया रहता उस पर बात करके ये लोग बुलाते थे। मकसद क्या रहता? इन लोग का मकसद कुछ नहीं रहता, मकसद यही रहता है कि लोग आएंगे, पैसा देंगे, ठगी होंगे, बस बात यही था। इन लोग के साथ शोषण होगा। मकसद क्या होता है इसमें? कोई दवा की कोई भी कुछ नहीं होता है। मतलब लोग जुड़ते जाओ बुलाते जाओ तो फंसते जाएंगे बस। बस लोग जुड़ते जाओ, पैसा जैसे मान लीजिए आपने आया, आपने 10 लोग को बुलाओगे कम से कम, ऐसा आप है नहीं। पैसा पे मैं 21,500 रुपया पे